स्टार्ट करूं। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष टपलू है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मेरा नाम आशुतोष टपलू है। आप लोगों में से कई लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, मैं स्वर्गीय पंडित टीकालाल टपलू जी का पुत्र हूं। सर्वप्रथम मैं आज, मेरे को एक आदेश मिला था विस्थापित कब तक के जो टीम है उन लोगों ने मेरे को आग्रह किया, मेरे को एक आदेश दिया कि आशुतोष जी आपको लाइव आना है और इस देश के लोगों को एथनिक क्लींजिंग के बारे में बताना है। ये मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों ने मुझे मौका दिया। पूरे देशवासियों से, ख़ास तौर पे अपने कश्मीरी पंडित बरादरी से, आप लोगों से मैं अपने विचार रख सकूं, आप लोगों को एथनिक क्लींजिंग के बारे में बता सकूं और जो मार्टियर्स हैं पंडित टीकालाल टपलू जी, उनके बारे में कुछ बता सकूं। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए कश्मीर के सर, जिसको भारत का अटूट अंग बनाने के लिए अपना बलिदान दिया। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि टीकालाल जी का बलिदान की जो वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू जो है, उतनी ही वही महत्व उन लोगों का है जिन लोगों ने टीकालाल जी के बलिदान के बाद अपना बलिदान दिया। मैं उन सब लोगों के परिवार वालों को नमन करता हूं और उनके साथ खड़ा हमेशा रहूंगा, क्योंकि उनके परिवार वालों ने, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने बेटी को खोया हुआ है। उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। खाली मैं ही नहीं समझ रहा हूं, पूरा हमारा टपलू परिवार उस दर्द को, आपके जो वो दर्द है उसको हमेशा समझते हैं। पिछले काफ़ी लगभग 2-3 महीनों से विस्थापित कब तक की जो टीम है, उन्होंने ये जो विचार उनके दिल में आया कि हम उन लोगों की बातें समाज के सामने ही नहीं केवल, बल्कि पूरी दुनिया के सामने लाने की ये कोशिश करें कि हमारे साथ हुआ क्या, एक्चुअली क्या बीती हमारे साथ, उन फैमिलीज की क्या, उन फैमिलीज के लोगों के जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, उनके साथ क्या बीता, वो पूरी दुनिया को बताने के लिए। और मैं इनका आभार प्रकट करता हूं, पूरी विस्थापित कब तक की टीम का आभार प्रकट करता हूं, जो काम इन लोगों ने शुरू किया है और जो हमारी आवाज़ और हमारे उन भाई बहनों की आवाज़ जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनकी आवाज़ को पूरी देश और दुनिया में लोगों को के सामने रखने का। ये जो आज मुझे जो आदेश मिला है कि मैं स्वर्गीय पंडित टीकालाल टपलू जी के बारे में बताऊं,
उनकी हत्या कैसे की गई, किस तरीके से प्लानिंग करी गई, उनको क्यों मारा गया, उसके बारे में आप लोगों के सामने बता सकूं। अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना बहुत पावन महीना है। जहां तक हमारे कश्मीरी समाज के लोगों के लिए इसका महत्व क्या है अगस्त के महीने का, वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। ये अगस्त का महीना वो महीना है जिसमें आर्टिकल 370 हटाया गया। यही वो अगस्त का महीना है जिसमें हम जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, जन्माष्टमी को मनाते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इससे पहले कि मैं पंडित टीकालाल टपलू जी के बारे में बोलना शुरू करूं, मैं आप सब लोगों को, जो आज का यूथ है, चाहे शायद मुझे लगता है कि हम भूल गए हैं, हम कश्मीरी पंडित कभी डरपोक नहीं थे। यही वो अगस्त का महीना है जिस महीने में जन्माष्टमी के दिन हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। आप लोगों को सबको याद होगा, ना केवल पंडित टीकालाल टपलू जी, बल्कि हर कश्मीरी पंडित समाज का व्यक्ति, चाहे गणपतियार से शुरू होता था, शीतलनाथ तक जाते थे, पूरे श्रीनगर सिटी के शहरों में। याद दिलाता हूं आपको कि सारी औरतें, सारे बच्चे पूरे गली को अपनी साड़ियां, अपनी चुन्नियों से डेकोरेट करते थे। उसमें सारे कश्मीरी पंडित समाज जो सड़क पे चलते थे, नारे देते थे, और हम लोग वो नारे जो देते थे हम, जिसमें अमरनाथ वैष्णवी जी और कई लोग ऐसे लोग होते थे साथ में सड़क पर, वो जो नारे देते थे, हम लोग जो जुलूस में तलवारें लेके भी घूमा करते थे, वो हमारा शक्ति प्रदर्शन होता था। उस जुलूस को देखने से मैं आपको बता दूं, कश्मीरी मुस्लिम्स को हमारी प्रेजेंस की पता लगती थी कि कश्मीरी पंडित समाज यहां रहता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो अगस्त के महीने में जन्माष्टमी का हमारा जो दिवस आता है, दिन आता है, वो हम कश्मीर में अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पे मनाते थे। टीकालाल जी टपलू एक ऐसी शख्सियत थे जिनको आप काफी लोग लाला के नाम से जानते हैं। उनका जो जीवन है बड़ा डिफरेंट तरीके से रहा है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था जब उनकी हत्या हुई थी। मेरी उम्र इतनी थी कि मैं पूरा समझ सकता था, और मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, वो आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। और मेरी विनती है, जो मैं कहने जा रहा हूं वही रियल स्टोरी है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा पता लगा है, या कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है, जो भी देश के जितने भी बड़े प्रवक्ता हैं, वो जो टीकालाल टपलू जी की हत्या के बारे में बोलते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एक नाम जरूर लूंगा आप लोगों के सामने। मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं नाम नहीं लूंगा। पुष्पेंद्र जी, आप सब लोग जानते हैं, हमारे देश के हिंदू एक कट्टर नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे कश्मीरी पंडित समाज के बारे में भी बहुत अच्छा बोलते हैं। एक दिन मैं उनकी बात को सुन रहा था, तो कह रहे थे कि कश्मीर में भाजपा के बड़े नेता पंडित टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई, और उनके शरीर के इर्द गिर्द मोटरसाइकिल पे वो घूमते रहे 1-2 घंटा, और किसी ने उनकी बॉडी को हाथ नहीं लगाया। ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है। एक गलत दिशा में इतिहास को बताया जा रहा है लोगों को। मैंने जब उनसे पूछा, मैंने आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किसने बताया आपको? उसने बोला, मुझे तो मालूम नहीं है आशुतोष भाई, मुझे इतिहास बताया गया, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं आपको टीकालाल टपलू जी के व्यक्तित्व के बारे में, या उनके जो शख्सियत थी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीकालाल टपलू जी की हत्या हुई कैसे थी। मैं 1989 सितंबर के महीने में दिल्ली में था, क्योंकि मैं किसी काम से आया था दिल्ली में।
13 सितंबर से पहले, कुछ ही दिन पहले, यानी कि 5 दिन पहले, 7 या 8 सितंबर को अचानक टीकालाल जी मेरी माता जी को लेकर दिल्ली आते हैं। मेरे पास एक कमरे का किराए पे एक कमरा लिया हुआ था मैं तो टेम्पररी आया था रहने के लिए। तो मैं उनसे पूछा, आप अचानक मेरी माता जी को लेके यहां किस लिए आ गए? उन्होंने कुछ नहीं बोला बस वैसे ही तुम लोगों की याद आ रही थी तो मैंने कहा मिलने आ जाए। मैंने भी समझा शायद सही बोल रहे हैं। जब शाम का खाना हम लोगों ने खाया तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैंने आपसे बात करनी है, तुम मेरे साथ बाहर बालकोनी में आ जाओ। कोई 9:30 10 बजे का टाइम था। मैंने खाना खाया, पिताजी ने खाना खाया, वो बालकोनी में लेके हम 2 कुर्सी लेके बैठ गए। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा मेरी माता जी वहाँ पे स्कूल में काम करती थी, शी वॉज गवर्नमेंट टीचर। मैंने कहा इनकी तो छुट्टियाँ भी नहीं है आजकल, इनकी छुट्टियाँ नवंबर दिसंबर के बाद आती हैं। तो उसके बाद माता जी अपने मायके जाती थी जो रोहतक में था। तो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप इनको लेके आ गए? तब उन्होंने जो मुझसे कहा, दीज आर द लास्ट वर्ड्स बिटवीन द फादर एंड द सन। यह आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं तेरी माता को यहां पे इसलिए लेके आया हूं कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, मुझे कल सवेरे वापस कश्मीर जाना है। मैंने कहा जब वहां के हालात ठीक नहीं है आपने क्या करने जाना है? पहली बार मैंने एक आतंकवाद का नाम सुना था, काजी निसार अनंतनाग का। बोला मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे पे 2-3 बार अटैक हो चुका है और शायद तुम्हारी मां उस चीज को बर्दाश्त ना कर सके, मुझे नहीं मालूम है मैं यहां से जाने के बाद जिंदा रह पाऊं। उनको मालूम था। मैं उनको पूरी रात भर समझाता रहा। मैंने आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपकी कुछ जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति भी है। आप कैसे श्रीनगर जा सकते हो, कश्मीर वापस जा सकते हो, जबकि आप जानते हैं कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपकी हत्या की जा सकती है। मुझे ये तो मालूम था क्योंकि मैं उसी परिवार से था। परिवार में ज़्यादा कमरे तो होते नहीं थे। एक वोट होता था जिसको हम कॉमन एरिया बोलते थे कश्मीर में, वहीं पे लोग मिलने आते थे। हम भी सुन लेते थे ये आपस में बातें क्या कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ का ज्ञात तो था कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। मैंने उनको समझाया, काफ़ी समझाया। मैंने कहा आपको अगर ये आप समझते हैं तो आप वापस मत जाइए, रुक जाइए थोड़े दिन। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरे को धमकी मिली गई है। काजी निसार ने एक बार ही धमकी नहीं दी थी। 1989 के शुरुआत के दिनों में भी आप में से कई लोग जानते हैं, उन्होंने अमीरा कदल में लेक्चर दिया था, भाषण दिया था। तब उन्होंने कहा था जब काजी निसार जैसे आतंकवादी लोग धमकाते थे कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को 13 सितंबर या 19 जनवरी को ही नहीं धमकाया गया। ये गलतफहमी से आप निकलिए। शुरू में भी कश्मीरी पंडितों की प्लानिंग की जा रही थी इनको कैसे निकालना है। जब 89 के शुरुआत में काजी निसार जैसे व्यक्ति ने उनको धमकाया था, उनको बोला था, वो तो मेरी नॉलेज में था, वो तो मुझे पता था। तब टीकालाल जी ने अवाम के सामने भाषण देके बताया था कि आई विल चेंज हिज ओल्ड डायनेस्टी इनटू डेजर्ट्स। मैं एक एक लफ्ज वही बोल रहा हूं जो उन्होंने बोला था और इसका गवाह मैं नहीं हूं, मैंने वो भाषण नहीं सुना था। इसके गवाह वे लोग हैं जिन लोगों ने टीकालाल जी के साथ काम किया हुआ है, जो इनके साथ हमेशा खड़े रहते थे। मेरे को टीकालाल जी ने जब रात भर बात होती गई, मैं उनसे कहता गया कि आप मत जाइए। तब उन्होंने मेरे को कहा
तुम क्या चाहते हो कि वहां के लोग मुझे भगोड़ा समझे, मुझे ये कहकर मेरे से ये कहे कि ये टिकालाल जी डर गए हमारी धमकी से, या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी शहादत वहां पे दूं और कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ूं? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उस समय उनसे प्रश्न किया, मैंने आपको कश्मीरी समाज के कश्मीरी पंडितों ने दिया क्या है आज तक, जो आज भी आप सोच रहे हो कि मुझे उनके लिए लड़ने जाना पड़ेगा? तब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कभी भी जीवन में यह इच्छा नहीं प्रकट करी या इच्छा रखी कि दुनिया मुझे या मेरे लोग मुझे कुछ दें। मैं हमेशा इसलिए जीता रहा, मैं इस देश को, मैं इस समाज को क्या दे सकूं। जब मैंने अल्फाज उनसे सुने, मैं कुछ बोल नहीं सका। और जब मेरे सामने उन्होंने ये प्रश्न रखा, बेटा आप क्या चाहते हो, कि मैं डरपोक की तरह वहां से भाग जाऊं, या मैं तिरंगे में लिपटा हुआ आपको दिखूं? मैंने उनसे कहा, ठीक बात है, आप पूरे जीवन भर आप लोगों ने देश की सेवा करी है, अपने लोगों की सेवा करी है, तो आप मम्मी को साथ लेके वापस चले जाइए वहां, कम से कम ये तो वहां होगी। तब उन्होंने कहा, नहीं, वो 9 तारीख को मेरे पास थे, मुझसे कहा 17 तारीख की मीटिंग है बीजेपी की, भारतीय जनता, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। मैं इस कश्मीर समाज से, मुझे एक शिकायत भी है, अपडेटेड नहीं है ये लोग। मुझे टिकालाल जी के साथियों के साथ भी एक शिकायत है, जो मैं आप लोगों के सामने आज जरूर कहूंगा। जब भी टिकालाल जी का वर्णन वो करते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, टिकालाल जी वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन JNK। आज तो भारतीय जनता पार्टी में 4 वाइस प्रेसिडेंट हैं। उस समय पे जम्मू कश्मीर में एक ही प्रेसिडेंट होता था, एक ही वाइस प्रेसिडेंट होता था। लेकिन आप लोग अपडेटेड नहीं हैं। टिकालाल जी उस समय नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी के, जो जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करते थे पार्टी को। उनकी 17 तारीख की मीटिंग थी, ऑल ओवर इंडिया से नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को आना था। मुझे बोला मैं वापस जाके मैं 16 तारीख को वापस आऊंगा और 17 को मुझे मुंबई जाना है। वहां से अटेंड करने के बाद मैं माता जी को साथ लेके चला जाऊंगा। मैं उनसे कुछ कह नहीं सका, उन्हें रोक नहीं पाया। 10 तारीख को सवेरे 10 तारीख को सवेरे रात की ट्रेन थी, मैंने टिकट बुक करी और वापस कश्मीर चले गए। उन दिनों ना तो मोबाइल फोन हुआ करते थे, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई ऐसा माध्यम था जिससे वहां की एक्टिविटीज पता लग सके। मैं इसी उम्मीद में सोच रहा था, बड़ा परेशान था, घर वालों से बात नहीं कर सकता था सॉरी। लेकिन एक दिल में मेरे को, एक दिल के कोने में मैं सोचता था कि टिकालाल जी की हत्या कौन कर सकता है, क्योंकि टिकालाल जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो ना केवल हिंदू में प्रिय थे, बल्कि वहां के मुसलमानों में भी वो प्रिय थे। वहां के मुस्लिम समाज भी उनकी काफी इज्जत करते थे। ये मैं सोचता रहता था। मैंने कहा ये सब एक इनको भ्रम है। पहले भी इन्होंने धमकियां दी हैं। जब काजी निसार को इन्होंने बोला था आई विल चेंज योर होल डायनेस्टी इनटू डेजर्ट्स, तब मैं डर गया था। मैंने कहा तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब क्यों करेंगे। मैं गाजियाबाद में एक दोस्त से मिलने गया हुआ था। 13 तारीख की सवेरे की बात बता रहा हूं।
मैं गाजियाबाद में दोस्त के साथ मिलने के बाद जब मैं वापस आने लग गया तो एक दुकान पे काफ़ी लोगों की भीड़ देखी मैंने। तो एक रेडियो एक ट्रांजिस्टर पे चल रहा था। मैंने कहा भीड़ क्यों खड़ी है? कहते हैं कि जी कश्मीर में किसी बहुत बड़े नेता को मार दिया गया। ये सुन के सुनना ही मेरे लिए काफ़ी था। मैं एकदम से भागते भागते घर गया। तब तक घर में फोन आ चुका था, मेरी माता जी को पता लग चुका था, मेरे भाई को पता लग चुका था, मोहल्ले वाले संभालने आगे चुके थे। मैं घर पहुंचा। काफी समय लगा मुझे अपनी माता को संभालने के लिए। इतनी देर में हमारे सामने एक दुकान हुआ करती थी, राशन की दुकान, जहां मैं रहता था। वही नंबर श्रीनगर के चिंकराल मोहल्ला पुलिस थाने में नंबर रजिस्टर्ड था, उनको मालूम था। वो नंबर उनको मिला। मेरे पास फ़ोन टीसी का आ गया, एसपी का आ गया। खुद फारूक अब्दुल्ला ने मेरे से बात करी। मुझसे कहा बेटा ये हो गया है, ऐसी घटना घट चुकी है, आप लोगों का इंतज़ाम कर रहे हैं हम, कल आप यहाँ श्रीनगर पहुँच जाओ। मैंने उनसे कहा आपकी आवश्यकता नहीं है, हम वहाँ अपने आप आ जाएंगे। इतनी देर में मेरे जो बड़े अंकल थे उन्होंने टिकट्स वगैरह का अरेंज किया। मेरे पास सानी जी का फ़ोन आया। मैंने कहा नहीं, इंतज़ाम हो गया है, कल सवेरे हम श्रीनगर जा रहे हैं। जब मेरे पास फारूक अब्दुल्ला का और एसएसपी का वहाँ का फ़ोन आया था, हाँ मैंने कुछ उनसे कहा था फ़ोन पे। मैंने उनसे कहा था ये जो आप लोगों ने इनके साथ घटना घटी है ये ठीक नहीं हुआ है, इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। पर इतना ही मैंने कहा था और कुछ मैंने कहा नहीं था उनसे। अगले दिन सवेरे अडवाणी जी, केदारनाथ साहनी जी, भाजपा के एक और नेता, हम सब एयरपोर्ट पे दिल्ली में मिले और एक ही प्लेन में हम लोग मेरे फैमिली के समेत श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं समझ में नहीं आया मुझे कि मुझे अरेस्ट क्यों कर दिया गया। मेरी माता को अलग लोग लेके चले गए, अडवाणी जी और केदारनाथ साहनी। पहले मैं समझा कि पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट किया है, पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि कोई प्लेन से हिलेगा नहीं, इसमें कुछ वीआईपीज बैठे हैं। तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में पहले साहनी जी और अडवाणी जी का नाम आया। मैंने कहा वीआईपी लोग हैं, पहले इनको उतारेंगे। नहीं, उन्होंने सबसे पहले मेरे को अरेस्ट किया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे माता और मेरी भाई को अलग रूट से ले गए, मुझे अलग रूट से ले गए। मैं अपने परिवार के पहुंचने के 10 मिनट बाद मुझे पुलिस वाले ले गए। मैं उनसे पूछता गया आप मुझे अलग रास्ते से क्यों ले जा रहे हैं, आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया है? मेरे पास ना तो कोई हथियार है ना मैं कुछ कर सकता हूं। कह लेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। दो लंबे लंबे चौड़े व्यक्ति मेरे साथ रहे। खैर जी घर पहुंचे, वहां का माहौल ही कुछ और था। हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े थे। मालूम तो था ही मुझे क्या हुआ है। उनकी जो अंतिम यात्रा थी, आप लोगों का समझना बहुत आवश्यक है। ये वो जो उनकी शव यात्रा में जितने भी लोग थे वो भी एक इतिहास बन चुका था। कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला की डेथ के समय जितने लोग सड़क पे थे उससे उनके बाद दूसरा बड़ा प्रोसेशन टिकालाल जी के साथ थे लोग। 50,000 से ज्यादा लोग। ये कहना आसान रहता है कि 50,000 लोग, 50,000 लोग बहुत होते हैं। जब उनको एक ट्रक में ले जाया जा रहा था
हमारे जो जवान लड़के थे जिन्होंने उनके साथ काम किया है, मैं देखता रह रहा था, उनके आंखों में आंसू थे। मुझसे लोग कह रहे थे, पिता केवल आपने नहीं खोया है, हम लोगों ने भी पिता को खोया हुआ है। जब उनकी शव यात्रा निकल रही थी तब भी लोगों ने कोशिश करी कि उस पर पथराव मारने के लिए, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग जिनकी बाद में हत्या कर दी गई, एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, सतीश तिक्कू। बेटा कराटे ने उसको इसलिए मारा, बोलो तुम टिकालाल जी का बेटा बेटा बहुत कहते थे, बहुत नारे दे रहा था वो आगे आगे चलकर, पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्या क्या नारे लग रहे थे। जब उनकी अंतिम यात्रा शीतलनाथ पहुंची, नेशनल ऑनर दिया गया था उनको, आपको मालूम होगा। फ्लैग, 2 फ्लैग थे उनके शरीर के ऊपर, एक भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग था, एक हमारा नेशनल फ्लैग था। जब उनके अर्थी को अग्नि देने का समय आया, नेशनल फ्लैग को उठा दिया गया। तो एक व्यक्ति आया, उन्होंने अडवाणी जी से पूछा, ये भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लैग है इसको भी उठा ले दें। उन्होंने रोका, उन्होंने कहा ये आज हमारी पार्टी के लिए भी बहुत दुखद घटना है, इसलिए फ्लैग, बीजेपी का जो फ्लैग था उसको नहीं उठाया गया, वो भी जलाया गया। जो लोग ये कहते हैं, मैं चलो आपसे बताता हूं, जब मैंने पूछा, अगले दिन मैंने पूछा लोगों से जहां पे उनकी हत्या कर दी गई थी, किसने गोली मारी, कैसे गोली मारी, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि टिकालाल जी सवेरे अदालत के लिए जा रहे थे, हमारे मोहल्ले में कश्मीरी पंडित जो रहते थे उन्होंने बोला, लाला आज मत जाइए कोर्ट, आज छुट्टी मनाते हैं, हम लोग सब मिलकर बातें करते हैं। उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी क्योंकि वो जानते थे कि इनके ऊपर खतरा है। वो ये कोशिश कर रहे थे कैसे कैसे एक एक दिन बीते ताकि 16 तारीख को यहां से निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें माना नहीं। बोले एक बूढ़ी औरत का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो चल पड़े। और अपने ही मोहल्ले में एक कांदूर की दुकान हुआ करती थी, वहां पे कश्मीरी कांदूर था, वहां पे पीछे से कार एक खड़ी थी, उस कार के पीछे 5 लोग खड़े थे और उन्हें पीछे से उनकी गोलियों से उन्होंने उनके पीठ पे मारी। मैंने कांदूर से पूछा, उन्होंने कहा टिकालाल जी को 2 गोलियां लगने के बाद, 3 गोलियां लगने के बाद वो मुड़े और उन्होंने तब भी चलाया था, काफिरों हिम्मत है तो गोली छाती पे मारो, पीठ पीछे क्यों हमला कर रहे हो। वो भाग गए, गिर पड़े वहां पे, और इमीडिएटली वहां पे जो भी मुस्लिम थे लोगों ने उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। कोई मोटरसाइकिल इर्द गिर्द नहीं चलाया। टिकालाल टपलू की ऐसी शख्सियत थी कि इतनी हिम्मत वो लोग भी नहीं कर पाते जिन लोगों ने उनकी हत्या कर दी, कि गोली मारने के बाद उनके शरीर के साथ खिलवाड़ कर सके। इतना डर तो उनको टिकालाल जी का था ही। तो जो मोटरसाइकिल पे इर्द गिर्द घूमने की बात है, गलत है, क्योंकि जो जुलूस निकला था उसमें न केवल हिंदू था, मुस्लिम समाज भी था, काफी मुस्लिम्स भी थे, काफी मुस्लिम्स भी रो रहे थे। उनकी रील मेरे पास है जिसमें मैंने देखा, ना केवल मैंने देखा बल्कि पूरे समाज ने देखा, 7 लोगों ने अपने राशन कार्ड फाड़ दिए थे उनके आखिरी दर्शन करते करते। और 7 लोग किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते थे।
कि मुझे कई लोगों ने बोला कि टिकालाल जी काफ़ी मदद करते थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, राशन लाते थे, उनकी जो भी कमाई होती थी एज ए एडवोकेट, एज ए वकील, वो इस पे खर्च करते थे, क्योंकि उनके पीछे एक शक्ति थी जो उनकी वाइफ थी, जिनको आप सब लोग आजकल माता शिरोमणि के नाम से जानते हैं, सरला टेपलो जी। क्योंकि वो टीचर थी, उनको मालूम था कि भाई घर परिवार को चलाने के लिए, हम अपर मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं थे, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, लेकिन परिवार माता जी ने चलाया, मेरे को पढ़ाया माता जी ने। वो इसीलिए वो जितना भी वो कमाते थे गरीब लोगों के पर वो करते थे, खर्च करते थे। उनकी हत्या करने का एक ही कारण था, जो केदारनाथ साहनी जी ने बहुत क्लियर शब्दों में समझाया समाज को। आतंकवादियों को मालूम था कि ये वो आवाज है, ये ऐसी आवाज है जिसको खत्म करना पहला जरूरी है। अगर वो आजादी का सपना देख रहे थे तो उनको सबसे पहले इस आवाज को बंद करना था। ये मैंने कई मुसलमानों ने मेरे से कहा, जावेद दल का, जिन्होंने उनकी हत्या कर दी, जिनका नाम लिया जा रहा, वो उनमें से शामिल था, उनको मालूम था। यह आवाज जिंदा थी 1986 में। मैं आप लोगों को बिल्कुल सही बता रहा हूं, एक बेटे होने के नाते नहीं, मेरे लिए भी वो नेता थे, एक सोशल वर्कर थे। जैसे आप लोग उनको समझते हैं कि वो एक सोशल वर्कर थे, एक नेता थे कश्मीरी पंडितों को, वही मैं भी समझता हूँ। नेता होने के नाते मैं उनको नेता मानते हुए ये कह रहा हूँ, ये आवाज़ 1986 में जिंदा थी। नहीं तो 1986 में भी कोशिश करी गई थी कश्मीरी पंडितों को भगाने की। जो अनंतनाग में रॉयट्स हुए, मुझे याद है, टिकालाल जी को श्रीनगर में हर जगह बोला गया, सारे पुलिस वाले उनको अरेस्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन टिकालाल जी सरदार बन के अनंतनाग पहुंचे। उनको अरेस्ट करना भी इतना आसान नहीं था, वो भेष बदलते रहते थे। अनंतनाग पहुंचे, उनके साथी जिनकी हत्या कर दी गई, प्रेमनाथ भट्ट, पंडित प्रेमनाथ भट्ट का बहुत एक सही मतलब एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अवर नेशन, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो भी एक ऐसी शख्सियत थी जो कि टिकालाल जी की तरह अनंतनाग में हिंदू समाज में नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी काफी उनकी मान्यता थी। उनके साथ मिलकर, बाकी लोगों से मिलकर अनंतनाग रॉयट्स का उन्होंने सामना किया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जब वाई.बी. चौहान, जो सेंटर में उस समय होम मिनिस्टर थे, वो आए वहां पे दौरा करने के लिए श्रीनगर में, कि क्या हुआ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है आपको कि 1986 में हुआ क्या क्या हमारे साथ किया। हमारे घर जला दिए गए, मंदिर जला दिए गए, शंकर भगवान की मूर्ति उठाकर नदियों में बहा दी गई। क्या आप लोगों को सब याद है, सब मालूम है। जब वाई.बी. चौहान ने मीडिया के सामने एड्रेस करते हुए यह कहा कि यहां के हालात कंट्रोल में है, मुझे वो रील मिली नहीं, मैं सोच रहा था, मैंने दूरदर्शन से भी कई बार कोशिश करी, न्यूज में दिखाया गया था, टिकालाल जी ने कॉलर पकड़ा था वाई.बी. चौहान का कि आप गलत संदेश भेज रहे हो देश की सरकार में, यहां पे हालात खराब हैं, ठीक नहीं है, आप कैसे कह रहे हो ठीक है। ऐसे निडर नेता थे। सोचिए कितने लोग हम में से ऐसे हैं
जो लोग जानते हैं, जानते हुए भी कि उनकी हत्या हो सकती है, वो तब भी चले गए वहां पे। उनकी हत्या से एक दिन पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये उसी दिन उन्होंने कहा था, वो गोली आज तक नहीं बनी जो टिकालाल टपलू की छाती को पार कर सके, और हुआ भी ऐसे ही। ऐसे निडर लोग बहुत कम मिलते हैं। आप सब लोगों को मालूम है, टिकालाल जी ने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एमए बीए एलएलबी किया और एमए एलएलबी किया। मैं जब दिल्ली में जॉब करने लग गया, लगभग ये 20-22 साल पुरानी बात है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया, अपनी कंपनी का कोई काम था मेरे को वहां पे। तो वहां पे वाइस चांसलर थे, मुझे अभी भी याद है नाम, प्रोफेसर हबीब। एक प्रोफेसर ने मेरा विजिटिंग कार्ड देखा, उसमें टपलू देखा, मुझसे बोला आप कश्मीरी हैं? मैंने कहा हाँ जी। अरे आपके हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े आपके व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर दी गई है, टिकालाल जी हुआ करते थे, आप उनको जानते हैं? मैं कहा नहीं जी मेरा कोई, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। मैंने कहा नहीं मैं उनको नहीं जानता हूँ, मैं सुना हुआ है नाम, हाँ कश्मीरी पंडित टिकालाल जी की हत्या की गई। तब उन्होंने मुझसे कहा, कहता टिकालाल जी जब यहाँ पे एमए एलएलबी पढ़ रहे थे, गौ हत्या कर दी गई थी अलीगढ़ में, बहुत बड़ा एजिटेशन उन्होंने खड़ा कर दिया था। कह रहे वो तब उन्होंने वो एजिटेशन खड़ी करी थी हिंदू समाज को मिलाकर, तब उनको कश्मीरी टेरर के नाम से भी जाना जाता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। टिकालाल जी हमेशा कहते थे, हतई मुझ भारत बुस्सी चोन संतान कमी क्या गशम दिमाई पन पान। कितने लोग हैं ऐसे कहने वाले? हिंदी अनुवाद करता हूं इसका। हे मातृभूमि, मैं तेरी संतान हूं, जब कभी मौका मिलेगा मैं अपनी छाती पे गोली खाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। यह शख्सियत थी उस व्यक्ति की। हमारे खानदान में, टपलू खानदान में सारे लोग पढ़े लिखे थे। कोई डॉक्टरेट था, कोई एसएसपी थे, मेरे अंकल पुलिस में भी थे, 2 अंकल पुलिस में थे। डॉक्टरेट पीएचडी पढ़े हुए मेरे अंकल थे जिन्होंने रिसर्च भी किया, उनका भी कंट्रीब्यूशन इस देश के साथ है। हमें तो मालूम ही नहीं चलता था बचपन में, स्कूल से आते थे, भाई पापा आए क्यों नहीं, शाम को पता लगता था तो जेल चले गए। अच्छा जी। कई बार उनको जेल ले जाया गया, कई बार वो जेल चले गए। सबसे लंबे समय तक जब वो जेल में रहे वो था इमरजेंसी का दौर। आज भी वो लोग हैं जो सुन रहे हैं, उन्हें मालूम है इमरजेंसी में भी टिकालाल जी को पकड़ना पुलिस के लिए आसान काम नहीं था। वो कश्मीर से निकले, देश के दूसरे हिस्सों में 15 दिन तक आंदोलन किया। यह बात उन लोगों को मालूम है जो लोग उनके साथ काम करते थे। लेकिन 15 दिन के बाद वापस आए कश्मीर और लाल चौक में उनको अरेस्ट कर लिया गया। 9 महीने 23 दिन तक वो जेल में रहे। उस दौरान जो टॉर्चर उनके साथ किया गया, बहुत जबरदस्त टॉर्चर किया गया उन दिनों। यूजुअली तो बाकी दिनों में जब भी वो जेल में गए तो उन लोगों ने अच्छा मतलब खाना पीना देते थे, बट उनका टॉर्चर उनके शरीर पे दाग थे जब इमरजेंसी के समय में वो जेल में गए हुए थे। टिकालाल जी ने एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन हर लोगों की वो सुनते थे।
आप लोगों में से कईयों को मालूम है, बड़ी हंसने वाली बात है, छोटे से भी कार्यकर्ता जो उनके सामने अगर होते थे वो सिगरेट पीछे छुपा देते थे, उनकी आधी उम्र का भी। वो इतना प्यार, इतना लगाव करते थे अपने कार्यकर्ता से, उस कार्यकर्ता के सामने भी वो सिगरेट नहीं पीते थे। ये उनकी शख्सियत थी। मैं कई बार उनसे पूछता था, जब ईद का त्यौहार होता था या कोई भी मुस्लिम लोगों धर्मों का जो भी कोई त्यौहार होता था, बधाई देने के लिए वो ज़रूर निकलते थे, सवेरे सवेरे निकलते थे। मैं 4-5 घंटे बाद आऊँगा तो बधाई देने जा रहा हूँ। तो वो क्या पहन के जाते थे बधाई देने के लिए? अपनी काली टोपी, जिसको कई लोग संगी टोपी कहते हैं, वो टोपी पहन के और बेल्ट पहन के निकलते थे। मुझे अजीब सा लगता था। मैं उनसे पूछता था, अब ये पहन के क्या कर रहे? बेकार में कुछ लोग सुना देंगे, आओ ऐसा जनसंगी आ गया, संगी आ गया। तो उनका उत्तर मेरा क्या होता था, बेटा ये मुझसे नहीं डरते, ये इस बेल्ट और टोपी से ही डरते हैं। कि जितनी ये मेरी इज्जत करते हैं ना, जो डर है इनके दिमाग में मेरे बारे में, और इस टोपी और इसी की वजह से। तो ये बात समझने की जरूरत है। क्यों टीकालाल जी को मारा गया, किस कारण से उन्होंने मारा गया? वो अगर जिंदा जीवित होते, मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करूंगा। मेरे मित्रों ने कई बार मुझसे पूछा, मुझसे कहा, वो सुन रहे होंगे इस समय, वो आपको बताएंगे कि अगर लाला जिंदा होता, टीकालाल जी जिंदा होते, तो वो पनून कश्मीर को लीड कर रहे होते। मेरा उत्तर उन लोगों के लिए, मैं उनको क्या जवाब देता था वो बता रहा हूं आज। मैं उनको बोलता था, अरे मेरे भाइयों, अगर टीकालाल जी जिंदा होते तो माइग्रेशन ही नहीं हमारी होती। वो लड़ते वहां पे, वो लड़ते, वो नहीं निकलते। 1986 में टीकालाल जी और उनके साथी वहां पे थे, जीवित थे, तभी तो हमारी माइग्रेशन हुई। नहीं तो 86 में भी प्लान बहुत लंबा चौड़ा था। इसीलिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने उनकी हत्या कर दी। ये आजकल मैं सुनता हूं, कई लोग कहते हैं, कई प्रवक्ताओं को सुनता हूं, वो कहते हैं हमारे को तो पाकिस्तान के लोगों ने मारा, पाकिस्तानी मिलिटेंटों ने मारा। मैं आपसे विनती करता हूं, इस झूठ को बोलना बंद कीजिए, सच्चाई को कबूल कीजिए। ना ही टीकालाल जी को पाकिस्तान के लोगों ने मारा, न ही पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा। उनकी हत्या और हमारे समाज के जितने भी लोगों की हत्याएं हुई, वो हत्याएं लोकल लोगों ने करी है, लोकल मुस्लिम समाज ने करी है। एक प्रोफेसर को उसी के स्टूडेंट ने मारा, एक नर्स को रेप और कत्ल जो उसका किया गया उसी के कुलीग ने किया, एक दोस्त की हत्या उसके पड़ोसी ने करी, उसके मित्र ने करी। ये क्यों भूल जाते हैं आप? ये क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मिलिटेंटों ने हमारी हत्या कर दी? नहीं, ये वहां के लोग जिम्मेदार थे। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, कृपया करके इस सच्चाई को समाज के सामने रखिए। जब भी मैं किसी टीवी डिबेट या किसी भाषण में लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं हम पाकिस्तान के आतंकवाद के शिकार हैं, नहीं, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हम लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स, जो कश्मीर का मेजॉरिटी का रहने वाला बंदा था, उसके शिकार हैं। आतंकवाद तो बाद में आया। पाकिस्तान तो 1947 से हमारे देश में कुछ न कुछ करता आया था।
आज तो मोबाइल है, फोन्स है, व्हाट्सएप है। 89 में कौन सा व्हाट्सएप था? क्या समझते हैं हम लोग? इसकी शुरुआत 19 जनवरी को जो उन्होंने किया, वो 18 जनवरी को शुरुआत हो गई थी। इतना बड़ा नेटवर्क कहां से हो गया कि कश्मीर के वैली के, चाहे गांव है चाहे सिटीज है, हर जगह से यह आवाज उठ रही थी, जो आवाजें मैं अब नहीं बोलना चाहूंगा यहां पे, कई बार उसका वर्णन हो चुका है। वो मैसेज एक ही दिन पहुंच गया। टिकालाल जी में एक और खूबी थी, वो त्रिकाल दृष्टि भी थे। वो समझते थे इस चीज को कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना नहीं चाहता हूं, हमारे समाज के कुछ लोग उसको मानते नहीं थे। वो कहते नहीं हालात ठीक है, लेकिन टिकालाल जी जानते थे ये बीज जो 1986 में अनंतनाग में हुआ, 1986 में नहीं बोया गया, उसका बीज 1984 में बोया गया। बहुत अच्छी तरह से नेटवर्क उन्होंने इस्तेमाल किया और हम लोग सोते रहे। आज मुझे याद आता है उन्होंने क्रिकेट टीमें कैसे शुरू करी थी। पहले कश्मीरी मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों के साथ क्रिकेट टीमों में लड़वाना शुरू किया, उनके दिमाग में जहर फैलाना शुरू कर दिया, भाई इन काफिरों से जीतना है। ये भूल गए हम, टिकालाल जी की को ये इस चीज का ज्ञान था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम वापसी की बात करते हैं, जब मुझसे कहा जाता है, जब उस मार्टियर्स फैमिली से कहा जाता है, शाला जी से कहा जाता है, बाकी लोगों से कहा जाता है, मोटा जी से कहा जाता है, गंजू जी से कहा जाता है, किस किस का नाम लूं मैं आपके सामने? जब मोटा जी के मां को कहा जाता है हमने कश्मीर वापस जाना है, भाइयों किन के पास वापस जाना है? मैं भी 18-19 साल का था तब। भूल गए क्या आप? जो मस्जिदों में नारे दे रहे थे, जो सड़कों पे आजादी के नारे दे रहे थे, वो 15 साल से 22 या 23 साल के लड़के थे। वो 70 साल का बूढ़ा नहीं आवाज दे रहा था। वो आज भी उस कश्मीर की गलियों में रह रहा है, उसकी भी उम्र वही है जो हमारी है, 50 साल, 52 साल, 55 साल। वो पीढ़ी खत्म नहीं हुई है, उसी पीढ़ी के पास हमने जाना है ना। या तो वो इतने 20-30 साल के अंदर पूरे बदल गए, उनकी सोच बदल गई, ऐसा समझते हैं कि हम लोग। जिस व्यक्ति ने मुझे वहां से निकाला वो जीवित है, अभी वो रह रहा है। ये समझने की आवश्यकता है आपको, वो जनरेशन खत्म नहीं हुई है। आपने और हमने जाना है, उसी पड़ोसी के साथ रहना है जिस पड़ोसी ने अपने टीचर को मारा, अपने उस्ताद को मारा। क्या आप तैयार हैं? उनकी सोच बदल गई है। यह सच समझने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, इसको भूलिए मत। अभी हाल ही में सुन रहा था मैं कि जी अब इन लोगों को माफ कर देना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को वापस जाना चाहिए। करी ना कोशिश, अजय पंडिता जी ने कोशिश करी ना, उन्होंने जायदाद खरीदी ना, मकान बनाया ना, रहने दिया उनको? नहीं रहने दिया। बोलना मुझे काफी कुछ है, क्योंकि समय मुझे 1 ही घंटे का दिया गया है। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना, भाई अगर कश्मीरी पंडितों को मारा है तो कश्मीरी मुसलमानों को भी मारा गया है। हमने तो बंदूकें नहीं उठाई। मारे गए वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना, वो तो मारे ही जाएंगे। उन्होंने पत्थर मारे, पत्थर मारेंगे तो मारे ही जाएंगे।
मेरा सौभाग्य प्राप्त था कि मैं टिकालाल जी के साथ कई बार मतलब पूछता रहता था क्या हुआ। मैं 1967 में, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था, मेरे को तो पता ही नहीं था कुछ भी। 1967 में उन्होंने मुझे बताया। उसका इतिहास भी कुछ लोग बदलने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने वो मुहिम करी थी, टिकालाल जी का रोल, अमरनाथ वैष्णवी, अमरनाथ गंजू, आप सब लोगों को एक बात और शेयर करना चाहूंगा। अमरनाथ गंजू बहुत कम लोग जानते हैं वो कौन व्यक्ति थे। नई सड़क में रहते थे। टिकालाल जी को बनाने वाले वही अमरनाथ गंजू जी हैं। कश्मीरी पंडित के इतिहास में उनका नाम नहीं लिया जाता है। मुझे तो अफसोस उन लोगों से भी है जो लोग जानते हैं, समझते हैं कि अमरनाथ गंजू जी का रोल क्या था। दोस्तों, आप लोगों ने अमरनाथ वैष्णवी जी को माइग्रेशन के बाद जम्मू में देखा। अमरनाथ वैष्णवी एज इन श्रीनगर कश्मीर वैली में उसे 1000 गुना बड़ी शख्सियत थी। जो काम उन्होंने किया वो काम आसान नहीं था। एक तो मैंने आपसे कहा कि हम निडर नहीं थे, हम डरने वाले लोग नहीं थे, हम डरते नहीं थे। हम लोगों ने मुकाबला किया। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हम लोग वहाँ पे जुलूस भी निकालते थे, सब कुछ करते थे, एक शक्ति प्रदर्शन करते थे। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि डरपोक कौम थे हम। हमें अपने समाज का घमंड होना चाहिए, किसी से भीख नहीं मांगी। मैं जानता हूं आज भी जिनके परिवार में लोगों की हत्या कर दी गई, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आज भी खड़े हैं, पढ़ लिख के खड़े हो गए हो। मैं कई ऐसी औरतों को जानता हूं जिन्होंने अपने पति और बच्चों को खोया, फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और खड़े हो गए। मैं देश भर के सारे जितने सामाजिक लोग हैं उनको बताना चाहता हूं, यह कश्मीरी पंडित समाज को बड़ा आदर से उनको देखना चाहिए। ये एक ऐसा समाज है जिसने ना किसी के सामने हाथ फैलाया, ना भीख मांगी, फिर भी अपने आज सीईओ है, कश्मीरी पंडित है। कई मल्टीनेशनल कंपनी में हमारे समाज के लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हमारे लोग हैं। जितना नुकसान हुआ कश्मीरी मुस्लिम्स का हुआ, लेकिन हमें भी सोचने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि हमें भी सच बोलना है, सच को कबूलना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें आज की तारीख में भी उन्हीं लोगों के साथ जाके रहना है जिन लोगों ने मस्जिदों में नारे दिए थे। वो बदले नहीं, या तो वो बदल गए, आप मानते हैं, वो वही लोग हैं। क्या गारंटी है वो कल दोबारा हमें मार दें? कश्मीर का इतिहास 5000 साल का है। ये गूगल में लिखा हुआ है। कई बार मैं सुनता हूं 1931 में क्या हुआ, 1800 सन में कश्मीरी पंडित कहां था, महाराजा के टाइम पे क्या हुआ। सही है, वो इतिहास है, वो गूगल में लिखा हुआ है। मैं तो सुनना चाहूंगा आज की पीढ़ी को ये तो बताओ 1986 से आगे क्या हुआ, 1931 में क्या हुआ, वो गूगल से पढ़ लेगा। अच्छा, एक हंसी आती है मुझे। कई मित्र मुझसे कह रहे हैं, यार आशुतोष जी आप सामने नहीं आते हैं। कैसे आऊं सामने भाई? मेरे को जब मैं कश्मीर से निकला था 12 दिन के बाद ही, जब उनके सारे वो कल्चरल प्रोग्राम, ये जो कल्चर था हमारा वो 12 दिन का वो ख़त्म हो गया, तो हमें आदेश मिला भाई उठो जी भागो, क्योंकि वहाँ भी पोस्टर लगाए गए थे कि हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। हम चले आए। मेरे पास 2 सिक्योरिटी वाले थे, 1995 तक था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये बात सही है कि केदारनाथ साहनी जी और मुझे वाजपेयी जी ने बोला था आपको एमपी हॉस्टल में ठहराएंगे, नहीं ठहरे। मैंने कोई मकान नहीं लिया, ऑफर किया गया था, मेरे को नौकरी दी गई थी कश्मीर में, लेकिन मैंने नहीं लिया।
क्योंकि हर जगह उस कागज में लिखा होता था कंपनसेशन अगेंस्ट द किलिंग ऑफ माई फादर। वो मेरे को मंजूर नहीं था, मेरी मां को वो मंजूर नहीं था। अगर मेरे पास भी पंडित टिकालाल जी ने करोड़ों रुपए पीछे छोड़े हुए होते, मेरे को अपने बीवी बच्चों को ध्यान रखने के लिए कमाना नहीं होता, मुझे सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक काम पे नहीं जाना होता, तो भाई मैं भी नेतागिरी करता, मैं भी भाषण देता, मैं भी जाता लोगों के पास, मैं भी अपना समय गूगल में सर्च करते करते सारा इतिहास आपको पढ़ा देता। ये वही लोग कर सके माइग्रेशन के बाद जिनके पास समय था और पैसा था। या तो सरकारी मुलाजिम था वो व्यक्ति जिसको तनख्वाह मिलती थी, या उसके पास इतने पैसे थे कि उसके पास समय ही समय था। नहीं तो मुझे बताइए कि जो व्यक्ति, मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूंगा, मेरे पास सब नाम है जिन लोगों ने कश्मीर में रहते हुए काम किया, जिन्होंने पत्थर खाए, जो कभी डरे नहीं टिकालाल जी, उनका तो नामो निशान ही नहीं है, उनका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। वो जम्मू में आने के बाद तो बिखर गए। कुछ ही लोग हैं जो उनके साथी थे, वही काम आज भी कर रहे हैं। समय कह रहे हैं मेरे को, मेरे बेटे का आदेश आ गया कि 1 ही घंटे का समय था, मैं इतना ज़्यादा नहीं और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज का मेन था कि टिकालाल जी की शख्सियत के बारे में, वरना मैं ऐसे लोगों के भी नाम लेना चाहता था जिन लोगों को आप लोगों को याद करना है। मेरे वीडियोस आएंगे, अब आएंगे, मैं इतिहास, सही इतिहास आपको समझाऊंगा और वो जर्नी चालू रहेगी। ये तो आज विस्थापित कब तक के चैनल पर उनके माध्यम की रिक्वेस्ट थी, मैंने बोला, लेकिन उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा जिन्होंने कश्मीर में रह के भी कश्मीर में काम किया है। वहाँ रहना आसान काम नहीं था, ये आप लोगों को समझना चाहिए। हम अपनी मूछे ऊपर करो इज्जत से रह रहे थे, वहाँ पे डरपोक नहीं थे। अगर टिकालाल जी जिंदा होते, अलसफा और अल्ताफ न्यूज़पेपर में वो न्यूज छापने की हिम्मत नहीं होती उनमें। कई ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने वहां पे काम किया, जैसे एक नाम मैंने लिया अमरनाथ गंजू जी, ऐसे और भी लोग हैं। उनके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो जरूर डालूंगा, आप लोगों से संबोधित करूंगा। मैं विनती करता हूं आप सब लोगों से कि विस्थापित कब तक के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनका सहयोग कीजिए, और जस्ट बेड़ा इन्होंने उठाया, जो काम इन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं कंटिन्यू करूं, और चलिए, और सुनना चाहते हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो कुछ हकीकत के पॉइंट्स ही बता रहा हूं आपको। देखिए, ये जो एक बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट करने की कोशिश भी लोगों ने करी कि 14 सितंबर वाई ओनली टिकालाल जी। मैं अपनी माता शिरोमणि सरला टपलू की ओर से आप सब लोगों को बोल रहा हूं, 14 सितंबर केवल टिकालाल जी की ये तो एक दिन है, एक डेट है जिस दिन उनकी अंत्येष्टि हुई थी। मैंने शुरुआत में कहा था, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार का महत्व उतना ही है जितना टिकालाल टपलू या माता शिरोमणि का है। ये शहीदी दिवस उन सब लोगों के लिए मनाया जाता है, उन सब के नाम पे होगा। उन परिवार वालों का दर्द भी उतना ही है जितना मेरा दर्द है। क्या जवाब दूं मैं उस गंजू जी को जिसके दोस्त ने, मित्र ने उसको बोला वापस आ जा, भाई वो ड्रम में है। रोना आ जाता है। अभी सुषमा जी को सुन रहा था, आंसू निकल रहे थे। और जब आजकल के लोगों को सुनता हूं टीवी डिबेट में या भाषण देते हुए, तब समझ में नहीं आता मैं हंसूं या रोऊं।
क्योंकि वो इतिहास 1931 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1 घंटा लगा देते हैं मुझे 1988 तक लाने के लिए, फिर आखिर में एक लाइन बोलते हैं कि 89 में क्या हुआ। अरे भाई, वो ठीक है इतिहास, मुझे बताओ तो सही अब क्या करना है। मैं आप सब लोगों से, कश्मीरी पंडित समाज से पूछना चाहता हूं, एक भी नेता, एक भी हमारे जो सो कॉल्ड सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, किसी ने सॉल्यूशन बताया आपको? इतिहास तो मेरे पास समय होता ना भाई, और मेरी शायद आवाज इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी तरह 4 घंटे भी पढ़ सकता हूं। गूगल पे ही तो मेरे को छापना है, सामने स्क्रीन पे रखना और पढ़ते रहना है, पढ़ता रहूंगा भाई। लेकिन आज क्या करना है, सोल्यूशन क्या है, वापस कैसे जाना है? एक अगर सोल्यूशन ये है, कुछ हमारे समाज के लोग एक मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हम क्लेम करते हैं पनून कश्मीर, ठीक है भाई, पनून कश्मीर वहां बनेगा, लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? क्या इसको मान्यता हमारे देश की सरकार दे रही है? क्या इसके साथ बाकी लोग हैं? कई बार व्हाट्सएप पे देखता हूं, कुछ लोगों की निंदा की जाती है। अब निंदा करना छोड़ दीजिए। अगर कुछ लोग अलग राह पे चल रहे हैं, चलने दीजिए ना उन्हें। ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारी देश की सरकार कौन सी राह चुनेगी? या तो देश की सरकार को करने दीजिए। देश की सरकार का मतलब है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, या तो उनको करने दीजिए, क्योंकि हम लोग तो फैसला कर ही नहीं सके, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है। मेरे नेताओं ने, मेरे सोशल एक्टिविस्ट ने मुझे आज तक नहीं बताया कि ऐसा करना है, सिवाय एक ही डिमांड के, पनून कश्मीर को। उसके सिवाय और कोई डिस्कशन नहीं है, कोई दूसरा रोड मैप नहीं है। अब अगर पनून कश्मीर को भी इंप्लीमेंट करना है, वो किस तरीके से होगा वो भी नहीं बताया गया। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उन सारे परिवारों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस समाज के लिए, मैं सुषमा जी की तरफ से, मोटा जी की तरफ से, सतीश तुक्कू की तरफ से, सरला जी की तरफ से, गंजू जी की तरफ से, कितने मार्टियर्स का नाम लूं, उन सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सब लोगों से कि अब हमें राह बताइए, हमें करना क्या है। वापस जाना है, कैसे जाना है, किस इज्जत से जाना है? थक गए हम लोग अब इतिहास सुनते। इतिहास अपनी जगह बहुत सही है, पर थक चुके हैं। विनती करता हूं, जब भी मैं अगली बार किसी भी अपने नेता या अपने सोशल एक्टिविस्ट का भाषण सुनो, तो 1986 के बाद, इफ नॉट 1986 के बाद बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मेरे और वीडियोस आएंगे आपके पास, कि विस्थापित कब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक राह दिखाई इन लोगों ने। मार्टियर्स फैमिलीज, अभी भी काफ़ी मार्टियर्स फैमिलीज के फ़ोन आ रहे हैं। वो ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, बोलते रहेंगे, सारे मार्टियर्स फैमिलीज का सुनेंगे। हो सकता है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इनसे कुछ सीख पाएँ, उनकी आवाज़ को बोल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेब सीरीज़ भी जल्दी आने वाली है, विस्थापित कब तक की। तो मैं आप चलूँगा, आप लोगों ने मुझे सुना, पेशेंस रखी 1 घंटा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।